उस समय मेरे को ऐसा लग रहा खजाना हाथ लग गया। 7,000 रुपए का स्टाइपेंड, मैं बॉम्बे जाऊंगा। जो साइकिल चलाई है वो तो जयपुर में चलाई है, और अब यहाँ पे मर्सिडीज भी चला लेंगे तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। और बताओ सर, कितने एम्प्लॉय हैं, कैसे माल लेते हो, कैसे माल बेचते हो, कितना मार्जिन है, क्या दिक्कत आ रही है, परचेस कैसे करते हो, मार्केट कैसे करते हो, सेल कैसे करते हो, वेबसाइट पे क्या है। तो जब ये सारी चीजें पता करी तो मुझे अंदर की बातें पता पड़ी। आपने आज मेरी बात सुनी और वीडियो खत्म करके अगर आप अप्लाई कर सकते हो तो ज्ञान है, बाकी सब नहीं है। मैं 9 साल का था जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। फाइनेंशियल स्थिति कुछ ऐसी थी, न पढ़ाई के पैसे थे, न कोचिंग के, न किताबों के। और हर चीज़ के लिए जो बचपन में शौक होते हैं, आदमी ये करना चाहता है, वो करना चाहता है, बचपन में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन कट टू लाइफ राइट नाउ, द कंडीशन ऐसी है कि 2 लाख से ज़्यादा बिज़नेसमैन को ट्रेन कर चुके हैं। 500 से ज़्यादा बिज़नेसमैन की पर्सनल हैंड होल्डिंग करते हैं। उनमें से 100 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका टर्नओवर 0 से स्टार्ट करवा के 100 करोड़ से ऊपर हम अभी तक ले जा चुके हैं, और अगले 5 साल में 50 आईपीओ लाने वाले हैं। अब एक सवाल आता है कि इतनी टफ कंडीशन थी और अब इतना सक्सेसफुल फ्यूचर है, तो आखिर बीच में ऐसा क्या हुआ? तो ये कहानी पूरी उसके ऊपर है। और क्योंकि मैं बिज़नेस कोच हूँ, तो और बहुत सारे यूथ मुझे जो स्टॉक में इस माध्यम से सुन रहे हैं, तो मैं जाते टाइम ये ज़रूर बता के जाऊँगा किसको बिज़नेस करना चाहिए, कब बिज़नेस करना चाहिए और बिज़नेस में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं मेरी कहानी से। आई होप आपको इंस्पायर कर पाएगी, कुछ करने के लिए प्रेरित कर पाएगी। कहानी शुरू होती है 89 से। 89 में मेरा बर्थ हुआ। मेरे पिताजी डॉक्टर थे और लंदन से करके आए थे। काफ़ी फाइनेंशियली अच्छी फैमिली थी, उसमें कोई इश्यू नहीं था। लेकिन ये सब अच्छा चला बचपन में 9 साल की उम्र तक। 9 साल की उम्र तक आप मेरी लाइफ़ देख सकते हैं कि एक तरह के राजकुमार जैसी लाइफ़ थी, क्योंकि मेरे पिताजी का सोशल सर्विस एंगल थोड़ा ज़्यादा था और वो ऐसे गाँव में वर्क करते थे जहाँ पे 5 गाँव में आस-पास कोई डॉक्टर नहीं था। तो इकलौता डॉक्टर और उनका इकलौता बेटा। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से था, और उस गाँव में बहुत अच्छी लाइफ़ हम जी रहे थे। लेकिन 9 साल की उम्र में मेरे पिताजी एक्सपायर हुए और कुछ पैटर्नल कंडीशन, दादाजी, पिताजी की तरफ कुछ ऐसी कंडीशन रही कि मैं 9 साल के बाद वहाँ नहीं रह पाया और मुझे आना पड़ा मेरे ननिहाल जयपुर। सो 98 में मैं जब जयपुर आया मेरे ननिहाल, तो कंडीशन कुछ ऐसी थी, 5 कमरों का एक घर था और 22 जनों की फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी, और बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे और बिज़नेस फैमिली से कोई नहीं था और सब छोटी-मोटी जॉब करते थे। मेरे नाना जी की चाय की एक दुकान थी, पूजा सेवा करते थे मंदिर में। तो मेरे मामा वगैरह ने बचपन में कप प्लेट वगैरह भी धोए थे। तो ऐसा सीन था कि अच्छा ये आ गया, कोई बात नहीं, अब आ गया है, ये भी कप प्लेट धोने में लग जाएगा। पर मम्मी ने कहा नहीं यार, डॉक्टर का बेटा है और बच्चा इंटेलिजेंट है, कुछ करना चाहता है, तो इसको हम करने का कुछ मौका देंगे। तो उनका ठीक है चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और पढ़ा लो, अभी तो बच्चा है 9 साल का है, 12-13 साल तक पढ़ा लो फिर लगा लेंगे। तो फिर मैं एक 5th क्लास में एक स्कूल में पढ़ा, इंग्लिश मीडियम स्कूल था। ज़िंदगी में पहली बार इंग्लिश की तरफ गया, क्योंकि चौथी क्लास तक मैं हिंदी मीडियम स्कूल में था, वो भी प्योर हिंदी मीडियम। मतलब गुड मॉर्निंग सर वाले नहीं, आचार्य जी प्रणाम वाले स्कूल में मैं था। तो फिर इंग्लिश टफ थी, मतलब मेरे लिए तो राहुल को आर को ए से और ए को एच से मिलाना मुश्किल था। धीरे-धीरे सीखा और 5th क्लास में वो स्कूल टॉप किया। लेकिन पैसे, उस स्कूल की फीस थी 200-300 रुपए, वो भी देना बहुत बड़ी बात थी। तो दूसरे स्कूल में गया जहाँ फीस माफ़ हो सके वैसे स्कूल में हम गए। 6th, 7th, 8th वहाँ किया, वहाँ उसको टॉप किया। 8th क्लास हुई, अब घर वालों ने कहा अब तो इसको जॉब पे लगा देते हैं। 6th क्लास में मैंने टाइपिंग सीखी थी कि यार ये इसको कोर्ट के बाहर कहीं पेज टाइप करेगा, ₹5 एक पेज, ₹10 पेज के इसको मिल जाएँगे, कहीं 4-5 हज़ार में किसी का असिस्टेंट बना देंगे, ये मेंटालिटी थी। तो 9th में कोई पढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अकेला खुद की साइकिल लेके अलग-अलग स्कूलों में गया। मैंने कहा भैया यार मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। लोगों ने कहा यार 9th क्लास का एक बच्चा है, साइकिल से आ रहा है और आके कहता है कि भाई साहब मेरे को पढ़ना है, मेरे को स्कॉलरशिप दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर किसी ने, एक ने कहा कि देखो अगर हमारे स्कूल टॉप करोगे, तो हम आपको फीस देंगे। मैंने कहा सर एक काम करो, आप मेरा नाम लिख दो स्कूल में। अगर मैं फेल हो जाऊँ, तो मुझे आप हटा देना और नहीं तो भाई साहब मेरे को आप रख ही लेना। तो 9th क्लास में मैंने मेरी क्लास और सेक्शन और स्कूल टॉप किया। तो 10th, 11th, 12th तक मेरे को फ्री में पढ़ने को मिला। 11th क्लास में जब मैंने कॉमर्स लिया, सब जने कहते हैं इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चों का क्या होता है? साइंस ही लेता है। लेकिन भैया साइंस, मैंने कहा नहीं साइंस लेंगे, तो किसी ने कहा भाई घर वालों के कपड़े बिक जाएँगे भाई तेरे पास पैसे नहीं है कोचिंग के, किताबों के, डॉक्टर, इंजीनियर कहाँ बन पाएगा? कॉमर्स ले ले, उसमें क्या है, हाँ, पार्ट टाइम अर्निंग जल्दी चालू हो जाती है और बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता। तो मैंने इसलिए कॉमर्स किया। मैंने कहा कुछ करना चालू कर देंगे, कमाई चालू हो जाएगी, अकाउंटिंग सीख लेंगे, कहीं अकाउंटिंग कर लेंगे। 12th क्लास के बाद मेरे पास ऑप्शन था कि भई क्या करें? तो किसी ने कहा एमबीए भी कर सकते हैं, सीए भी कर सकते हैं, बट अगर बीबीए या एमबीए तरफ जाएँगे, फिर वही पैसा। सीए बोले सस्ता है, बहुत टफ है, लेकिन सस्ता है। मगर टफ से डर नहीं लगता साहेब, पैसे से लगता है। तो टफ वाली चीज़ हम कर लेंगे। तो सी में मैंने पहला एग्ज़ाम दिया, तो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था सीपीटी का, जब हुआ था पहला एग्ज़ाम था, एंड आई गॉट ऑल इंडिया 32nd रैंक।
और दैट टू विदाउट कोचिंग एंड ऑल। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट लेवल पे गया। नेक्स्ट लेवल पे गया तो उस समय सीए की ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड मिलता है 1000 रुपए का। उस समय 1000 रुपए मिलता था, अभी कितना मिलता है मुझे पता नहीं। और 1000 भी कोई देता था, कोई नहीं देता था, और 1000 बहुत टफ है, मतलब ऑफिस आने जाने में लग जाता है। तो किसी ने कहा यार बॉम्बे में अगर जाओगे ना 7-8 हजार रुपए स्टाइपेंड मिलता है। उस समय मेरे को ऐसा लग रहा खजाना हाथ लग गया, 7,000 रुपए का स्टाइपेंड, मैं बॉम्बे जाऊंगा। तो घर को झूठ बोल के कि भैया मैं तो जा रहा हूँ बॉम्बे, और झूठ बोल के बैग पैक करके 3000 रुपए लेके बॉम्बे चला गया। घर वालों को बोला कि वहाँ पे हॉस्टल मिल गया है, वहाँ पे जॉब मिल गई है, एक भैया है उनके यहाँ रह लेंगे। घर वालों ने कहा ठीक है, कोई साथ लगा नहीं कि चलो हम तेरे साथ चलेंगे बॉम्बे देख के आएंगे, किसी के पास टाइम नहीं है ना कोई वैल्यू है कि भाई हम चले। तो हम गए अकेले, बॉम्बे गए, वहाँ पे सारी चीज़ें देखी और बहुत स्ट्रगल, 2 दिन इसके घर, 3 दिन इसके घर, 5 दिन उसके घर, यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं। फाइनली 20-21 दिन के बाद तो मुझे हॉस्टल मिला था। 28 दिन के आसपास मेरे एक जॉब का सिलेक्शन हुआ था। महाजन एंड नायबरा एक कंपनी में मैं लगा। वहाँ पे मुझे पहली बार पता चला, वो एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म थी। वहाँ वैट का काम नहीं होता, ऑडिट नहीं होती, वहाँ पे सिंपल रिस्क कंसल्टेंसी, रिस्क ऑडिट, एसओपी बनाना, मैनेजमेंट कंसल्टिंग। और मैंने पहली बार देखा कि यार इस तरह के भी बिज़नेस में काम होते हैं। और इतने बड़े-बड़े, मैं पहली बार जीवन में जब रेमंड्स के प्लांट में गया थाने वाले में, तो जितना बड़ा वो प्लांट था उतना बड़ा तो मेरा मोहल्ला नहीं था जहाँ पे मैं रहता था। मैंने कहा इतने बड़े बिज़नेस भी होते हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री भी होती है, इतने लोग एक साथ काम भी करते हैं। तो माइंडसेट एकदम से ही वहाँ से शिफ्ट हुआ। फिर वहाँ से बातचीत में आज मैंने ये किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ी, इस किताब में ये लिखा था, तो वहाँ से बुक्स के प्रति पैशन बचपन से था। लेकिन जो मेन पैशन बिज़नेस बुक्स का था, वो वहाँ से लेके आया कि अच्छा बिज़नेस में पढ़ा, अच्छा रेमंड्स में बैठे, रेमंड्स की कहानी पढ़ते हैं। अच्छा अंबानी का डिस्कशन चल रहा है, धीरूभाई अंबानी की कहानी पढ़ते हैं। तो कहानी पढ़ के वहाँ से बिज़नेस के प्रति इंटरेस्ट जगा। वहाँ पे 1-2 साल रह के बहुत बढ़िया काम किया। वहाँ पे जो कहते हैं ना लग्ज़री जो पहली बार मिलती है कि एक व्यक्ति जिसको साइकिल पे घूम रहा था। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक साइकिल पे गया था। बसों में लटक-लटक के जाते थे। वो 6 जनों की ऑटो में 16 जने जो ड्राइवर के पास बैठ के जाते हैं ना, वैसे हम जाते थे। और 1-1 रुपए की, मतलब बचपन में 2 रुपए की कुल्फ़ी के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। 10 रुपए की कचौरी के लिए 4 दोस्त लड़ रहे हैं, तू पैसे देगा, तू पैसे देगा। वैसे से निकले और सीधे वहाँ कंसल्टिंग में सीधे फ्लाइट में बैठ रहे हैं, 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं। तो ऐसा लगा भैया ड्रीम कम ट्रू। अब ऐसे टाइम पे मुझे टेक्निकली सेटल हो जाना चाहिए था कि यार अच्छे पैसे मिलेंगे और पूरी सुविधा है, यहीं सेटल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सीए बना, पहला थॉट दिमाग में आया कि नहीं यार, अपन जो साइकिल चलाई है वो तो जयपुर में चलाई है, और अब यहाँ पे मर्सिडीज भी चला लेंगे तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। और जो अपन ने यहाँ सीखा है वो जयपुर में किसी को तो आता ही नहीं है। अपन चलते हैं और वहां सिखाते हैं। तो जब मैं वहां गए तो ये शायद सही डिसीजन था, गलत डिसीजन था, आगे आपको पता पड़ेगा। जब मैं गया मेरी उम्र थी 21 साल, 10 महीने की उम्र में मेरा सीए क्लियर हो गया था। अब आप इमेजिन कीजिए, एक लड़का टी-शर्ट पहन रखी है, पैंट पहन जीन्स पहन रखी है, थोड़ी-सी फटी हुई है, और हेलमेट है हाथ में, बाइक पे आया है, और एक बिज़नेसमैन को कह रहा है मैं आपको कंसल्टिंग करता हूँ कि देखिए आपका बिज़नेस कैसे आगे बढ़ेगा। अरे बोले भाई जा ना तू क्या सिखाएगा? तो उसके बाद फिर मैंने सीए की प्रैक्टिस चालू की, नॉर्मल वैट रजिस्ट्रेशन करा लो, सीए के रिटर्न भर लेते हैं, आपकी ऑडिट कर लेते हैं, लेकिन पर्पज़ वही था। अभी क्लाइंट मेरे पास एक छोटा व्यापारी आता, मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न भर दो। मैं मेरे स्टाफ को कहता सुनो, मेरे पार्टनर को कहता भाई तू रिटर्न भर, मैं इनसे बैठ के बात कर रहा हूँ। और बताओ सर कितने एम्प्लॉयी हैं, कैसे माल लेते हो, कैसे माल बेचते हो, कितना मार्जिन है, क्या दिक्कत आ रही है, परचेस कैसे करते हो, मार्केट कैसे करते हो, सेल कैसे करते हो, वेबसाइट पे क्या है। तो जब ये सारी चीज़ें पता करी तो मुझे अंदर की बातें पता पड़ी। अच्छा मैं आपकी फैक्ट्री आता हूँ एक बार, मैं एक बार आपके गोदाम आके देखता हूँ, आपकी दुकान पे 2 घंटा मैं बैठता हूँ, तो वहाँ पे जाके मुझे एग्ज़ैक्टली पता पड़ा कि छोटे व्यापारी के भैया प्रॉब्लम क्या है। मैं पूछता हूँ यार मार्केटिंग कैसे करते हो? बोले मार्केटिंग वो क्या होती है? हमको करने की ज़रूरत क्या है? हम तो दुकान खोल के बैठ जाते हैं, जो आ जाता है ले जाता है, इसमें काहे की मार्केटिंग? मैं 4 लोगों को जानता हूँ, मैंने कहा तो मार्केटिंग तो जानता ही नहीं है, और मार्केटिंग क्या होती है और कैसे होती है वो तो मैं कॉर्पोरेट में करके आया हूँ। मैंने कहा मार्केटिंग तो इतनी खतरनाक चीज़ है, इतनी मस्त चीज़ है, ऐसा होता है? अरे तो कर ही नहीं रहे। अच्छा एक काम करो, अच्छा वेबसाइट? बोले वो क्या होती है? सोशल मीडिया? बोले सर उस पे तो है ही नहीं। मैंने कहा यार भाई साहब ये चाह क्या रहे हैं? एम्प्लॉयी मैनेजमेंट अगेन सेम चीज़ है। तो मैंने देखा यार ये छोटा व्यापारी सुबह से 12 से 14 घंटे लगा हुआ है। साल में कहता है कि मैंने यार लाख रुपए महीने की बचत हुए, 2 लाख रुपए महीने की बचत है, और अपने हेल्थ से परेशान है। मेरे पास ऐसे-ऐसे लोग आते थे जो कहते थे सर आपका बच्चा कौन-सी क्लास में है? बोले यार पता नहीं, होगा 2nd में, 3rd में, पता नहीं मुझे तो पता ही नहीं। कि मेरे बच्चों को मैंने ऐसे बड़ा होते नहीं देखा, मैंने ऐसे बड़ा होते देखा है। मैं बच्चों का संडे पापा हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह उठता हूँ, तो बच्चे स्कूल गए होते हैं, और रात को वापस आता हूँ तो बच्चे सो गए होते हैं, मैं तो बच्चे से मिलता ही संडे का हूँ। तो सर मेरी फैमिली लाइफ शून्य है। मैं मेरे दोस्तों के साथ घूम नहीं पाता। मैं क्रिकेट का शौक था छूट गया, गाने का शौक था छूट गया। तो मैंने कहा एक व्यापारी तो अति परेशान है यार।
इसके सारे पैशन छूट गए, ये फैमिली छूट गई, ये हेल्थ को ध्यान नहीं दे रहा, ये 14 से 14 घंटे 14 से 16 घंटे एक स्ट्रगल में लगा हुआ है और रिजल्ट इतना सा मिलता है। और बड़े बिजनेसमैन क्या-क्या कर रहे हैं इसको बेसिक चीज़ें नहीं पता। मैंने कहा अपने बेसिक चीज़ें इनको बताएँगे। तो मैंने फ्री में कंसल्ट करना चालू किया कि सुनो मैं कोई पैसे नहीं लूँगा, बस मैं बोलता जाता हूँ, आप करते जाओ। और जब किया तो कईयों को रिजल्ट मिला। कई 2 घंटे में ऑफ़िस जाने, कई लोग कह रहे हैं कि 4 घंटे ऑफ़िस जाते हैं, हमारा काम हो जाता है। कई लोग कहते हैं हमारा बिज़नेस डबल हो गया, किसी का ट्रिपल हो गया, कोई फैमिली को टाइम देने लग गया। तो मुझे लगा यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये बहुत भले का काम कर रहा हूँ, इसको ही आगे बढ़ाते हैं और मुझे मज़ा आने लग गया इस चीज़ों में। लेकिन अभी तक पैसे नहीं आ रहे थे, सिर्फ मज़ा ही आ रहा था, पैसे नहीं आ रहे थे। फिर जब थोड़ा सीए बने 4-5 साल हो गए, लोग जानने लग गए, लोगों को सफलता मिली, टेस्टिमोनियल क्रिएट हो गए, तब मैंने इफेक्टिवली कहा कि अब मैं कंसल्टेंट हूँ और अब मैं पैसे चार्ज करूँगा। उस समय आस-पास दौर था सुपर 30 मूवी आई थी। तो जब मूवी आई तो बात चली कि आनंद कुमार करके एक व्यक्ति हैं, जो 30 बंदे सेलेक्ट करता है और उनको बताता है। तो मैंने कहा क्यों ना अपन ऐसा करें कि मेरे को इनसे एक बंदों से मीटिंग करके भी यही कहना है कि मार्केटिंग में ऐसे-ऐसे करो, ये गलत है। फिर इनसे मिलके भी यही कहना है। तो 30 आदमियों से बात एक ही करनी है, तो 30 को एक साथ बैठा के नहीं कर दें क्या? तो मैंने जितने भी क्लाइंट थे सबको एक कमरे में बुलाया, मैंने कहा सुनो, अपन क्या करते हैं, आप मेरे से है ना, मुझे फीस बड़ी मत दो, छोटी-सी फीस देना। लेकिन मेरे को भी क्या है कि 50,000 एक आदमी से लेने की बजाय 5,000 मैं 20 आदमी से लूँगा, मेरे लिए भी ठीक है और 20 आदमियों की वेटिंग भी नहीं है। तो मैंने कहा अब मैं स्टेज पे खड़ा रहूँगा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम बताऊँगा, मैं सॉल्यूशन बताऊँगा और Q&A करूँगा, काम तुम अपने आप से कर लेना, अटकोगे तो पूछ लेना। सो मैं कंसल्टिंग से कोचिंग की भूमिका में आ गया। ऐसा नॉर्मली नहीं होता, जो कंसल्टेंट होते हैं बहुत हाई पैकेज पे होते हैं। मैं 50,000 चार्ज कर रहा था, मैं 5 लाख भी चार्ज कर लेता, लेकिन मेरे को नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी थी, तो कोचिंग वाले फॉर्मेट में आना पड़ा। द मोमेंट आई वेंट इनटू कोचिंग, सुपर 30 का फर्स्ट बैच चालू हुआ। पहला बैच 30 आदमियों का था, खत्म होते ही अगला बैच बन गया 40 का, उसके खत्म होने से अगला बैच बन गया 50 का और उसका बैच खत्म होने से पहले 100 का बैच बनता, उससे पहले कोरोना आ गया। तो जब कोरोना आ गया तो सब बंद हो गया। मैंने कहा कोई नहीं, 10-15 दिन की बात है, निकल जाएँगे। और वो 1 महीने में बदल गया। पहली लहर निकल गई, मैंने कहा चलो अब ठीक है, दूसरी लहर आ गई। मैंने कहा अब ठीक है, दूसरी लहर निकल गई, तीसरी की बातें होने लग गई। मैंने कहा यार अपने तो भैया ईएमआई वाला चक्कर है, इनकम बंद है, अब कैसे करेंगे? फिर किसी ने कहा इस काम करो, इसी काम को ऑफलाइन कर रहे हो, उसको ऑनलाइन ही कर लो। मैंने कहा यार मुझे ऑनलाइन में तो कुछ भी नहीं आता। ना तो मुझे वेबसाइट का आइडिया, ना मुझे ज़ूम का आइडिया, ना क्या आइडिया। उन्होंने कहा नहीं आप ट्राई करो। मैंने कहा नहीं यार मैं तो नहीं करूँगा। लेकिन फिर एकदम से ही किसी ने कहा कि यार चैरिटी का इवेंट कर रहे थे कि जो सुपर 30 के कुछ लोग थे, उनके फ़ोन आया कि सर मेरा ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम थी, मैं एम्प्लॉयी निकाल दूँगा। मैंने कहा नहीं, नहीं एम्प्लॉयी मत निकालना। बोले सर मैं निकालने वाला था, आपने कह दिया 3 आदमी की जॉब बच गई। फिर दूसरे का फ़ोन आया, मैंने सॉल्व किया, तीसरे का आया, मैंने सॉल्व किया। मैंने कहा मैंने 3 फ़ोन पे अब तक 11 लोगों की जॉब बचा चुका हूँ और लोग बाग यही गलती कर रहे हैं शायद, तो कुछ करें। तो मैंने ज़ूम किसी को बोला कि यार मेरे को एक ज़ूम सेटअप करके दो और फ्री ज़ूम जो होता था 1 घंटे का, वो मैंने एक सेशन किया। 12 बजे का मैंने टाइम दिया था और घर पे बैठ के मैं क्लास ले रहा था। 12 बज के 1 मिनट पे दोस्त का फ़ोन आया, मेरी एंट्री नहीं हो रही। मैंने कहा क्या बात हो गई? पता चला हाउसफुल था, 12 बज के 1 मिनट पे। तो 100 बंदों की क्लास ली और हर बंदे का ये था कि हम एम्प्लॉयी निकालने की सोच रहे थे, बिज़नेस बंद करने की सोच रहे थे, टूट गए थे, हार गए थे, पर इस 1 घंटे से कॉन्फिडेंस मिला है। तो फिर मैंने कहा कि अगला करते हैं, 300 आदमियों का किया, वो भी हाउसफुल था और उस समय मैंने पहले 2-3 फ्री किए, फिर बाद में मैंने ₹100, ₹200, ₹300 लेना चालू किया और जो पैसे मिलते थे सब मैं कोरोना में दान कर देता था, कि ठीक है कोरोना में भी कुछ एक मिशन चल रहा है, ये अन्न में दे दो, 2100 वहाँ दे दो, 1100 वहाँ दे दो, 100% चैरिटी की। फिर मैंने कहा धीरे-धीरे कोरोना की लहर बाहर आई, मैंने कहा अब फिजिकल इवेंट में कोई कंफर्टेबल नहीं है, अब कोई होटल में नहीं आएगा, अब कोई बात नहीं होगी, सो देन वी टेक इट टू द ऑनलाइन कोर्स। तो किसी से हेल्प ली, पहले छोटा कोर्स बनाया, फिर बड़ा कोर्स बनाया, तो मंथली हमारे पास उस समय 150 से 200 लोग आते थे और वो लाना भी बहुत बड़ी बात थी। मतलब ऐड की शूटिंग मैं करता था, फिर वो ऐड के कमेंट का जवाब मैं देता था, फिर उसके बाद जो लोग के फ़ोन आते थे मैं बात करता था, व्हाट्सएप पे मैं जोड़ता था, एक-एक बंदे की प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता था, सब मैं करता था और 150-200 लोग थे और जर्नी ऐसी चली, आपका प्यार इतना मिला। कई लोगों ने कोरोना में अच्छा बिज़नेस किया, कोरोना के बाद नीचे चला गया। मैं कोरोना के बाद चालू हुआ था और वो 150 आदमी जो पर मंथ थे, वो आज की डेट में 11,000 आदमी। जो व्यक्ति ₹2 के लिए परेशान था, 10-20 हज़ार ड्रीम जॉब थी, आज मेरे पास 80 आदमियों से 80 से ज़्यादा आदमियों का स्टाफ है और वो हमने रोक रखा है अगले 3 साल में 200 से 250 आदमियों का स्टाफ हो जाएगा। हमारे पास टोटल मतलब जितनी मेरी ड्रीम इनकम थी ना कि काश इतने पैसे आ जाएँ तो मैं हो जाऊँ, उतना शायद हम रेंट दे देते होंगे आज की डेट में। दैट इज़ द कंडीशन। और स्टॉक मार्केट में अगर मैं बात करता हूँ हमारी कंपनी की वैल्यूएशन की, मैं टर्नओवर प्रॉफिट डिस्कस करने ब्रैग नहीं करना चाहता, मगर आज की डेट में हम लिस्ट होते हैं तो इट इज़ अ मल्टी करोड़ कंपनी। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर आपका यूट्यूब चैनल है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आपके 3 मिलियन, 3.5 मिलियन हमारे देखते-देखते हो गए।
मैं कहता हूँ सर मेरे फेसबुक जाके देखो वहाँ 4 मिलियन है, इंस्टाग्राम जाके देखो वहाँ 700 के हैं। और इकलौता कारण है कि जो भी मैं नॉलेज देता हूँ सरल होती है, और मेरा नॉलेज को लेके 2 ही कॉन्सेप्ट है। पहला, ज्ञान वो होना चाहिए जो सरल हो। आपने आज मेरी बात सुनी और वीडियो खत्म करके अगर आप अप्लाई कर सकते हो तो वो ज्ञान है, बाकी सब मुँह है। और दूसरी चीज़, ज्ञान अफोर्डेबल होना चाहिए। और मैं जीवन में हर चीज़ कहता हूँ कि मुझे अगर किसी भी चीज़ से मैं सफल हूँ, सफलता है, ग्रोथ है, जो भी है, तो मैं कहता हूँ ये सब नॉलेज के पीछे है। ये चाणक्य ने भी कहा है कि भैया एवरीथिंग इज़ नॉलेज। आपके पास किसी भी आदमी के पास कितना भी पैसा हो, या कोई कितना भी सुंदर हो, या राजा हो, या धनवान हो, ज्ञानी व्यक्ति के सामने सब झुक जाते हैं। और मैंने ये देखा है कि बचपन में जब मुझे कोई घर में प्रॉब्लम आ रही है, रिस्पेक्ट आ रही है, मैं मोहल्ले में कहीं जा रहा हूँ, तो बाकी लोग मुझे कह रहे हैं कि अरे बेटा आ तू चाय पी ले, तू काजू बादाम खा ले, तो गाजर का हलवा बना दे, तू बस मेरे बेटे के साथ बैठ के थोड़ा पढ़ लिया कर, ये मेरा बेटा कमजोर है, इसके साथ बैठ के पढ़ लिया कर, इसके साथ रहा कर, इसका होमवर्क करा दिया कर। तो मेरी नॉलेज के चक्कर में हर जगह रिस्पेक्ट थी। स्कूल में भी मैं मस्ती करता था तो टीचर डांटते कम थे। मैं हर चीज में मुझे प्रायोरिटी मिलती थी। तो वो सब चीज क्या थी? एक ही चीज, नॉलेज, नॉलेज एंड नॉलेज। अब बिजनेस किसको करना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है बिजनेस हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी जिस तरह से बढ़ रही है, उसमें हर व्यक्ति को, जब बिजनेस, देखो आप चाहते हो कि मैं जितनी मेहनत करूं उतना रिजल्ट मिले या उससे ज्यादा मिले, तो वो आपको बिजनेस में ही मिल पाता है। पहली बात। आप बोला कि कई मैंने कहते हैं हम करना ही नहीं चाहते, हम तो जॉब करना ही पसंद करते हैं। आपका अगर अंदर से इच्छा है कि मैं तो जॉब ही करूंगा, तो जॉब के अंदर यू बिकम इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर का मतलब आप जॉब में ऐसे काम करो कि ये कंपनी चाहे मैंने स्टार्ट नहीं की, चाहे इस कंपनी में नाम मेरा नहीं है, पर इस कंपनी में ये डिपार्टमेंट मेरा है, ये जो सिस्टम मेरे अंडर है, जितने लोग मेरे अंडर है, या जो इस कंपनी ने ओवरऑल टारगेट का जो मुझे जिम्मा दिया है, ये मेरा है। ओनरशिप लेके काम करो, देन यू डेफिनेटली, मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना पाओगे, कोई बात नहीं, सत्या नडेला बन सकते हो। गूगल आपसे ना बने, आप सुंदर पिचाई जरूर बन सकते हो। दूसरी बात, सर बिजनेस करे तो कौन सी इंडस्ट्री में करे? मैं आपको यहाँ से जो भी इंडस्ट्री बताऊं, मैं गलत बताऊंगा, और जो भी कोई भी आपको बताएगा वो सब गलत बताएंगे। सुनना, इंडस्ट्री वो सही होती है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जिसके आप एक्सपर्ट हो। सपोज मैं कहता हूं आज की डेट में बहुत ग्रोथ है एआई इंडस्ट्री में, आपका एआई में ग्रो इंटरेस्ट ही नहीं है, आप तो आर्टिस्टिक आदमी हो, तो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, आप तो स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हो, तो करना, स्पोर्ट्स में चाहते हो मैं एआई में भेज दूं, तो आप फेल हो जाओगे, आपका पोटेंशियल वेस्ट हो जाएगा। आप स्पोर्ट्स, आपको स्पोर्ट्स समझ में आता है, आप उसमें काम करो। जो चीज आपको काम आती है, अगर ये चीज मेरे को अच्छी लगती है, उसमें काम करो। एक सवाल, सर पता कैसे पड़ेगा? बहुत आसान है। 20 साल की उम्र में खुद पे प्रेशर मत डालो। 17, 18, 19, 20 साल में और हम क्या करें, हमारी जिंदगी खत्म हो गई। भाई साहब तुम्हारी जिंदगी चालू हुई है। 20s आर फॉर लर्निंग, 30s आर फॉर डूइंग, एंड 40s आर फॉर बिल्डिंग। 20 साल से 30 साल तक तुम पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, तुम बस सीखो। 20 का फोकस क्या है कि तुमने ये इंडस्ट्री में मन गया, इस पे काम किया, 6 महीने में या तो ज्यादा मन करेगा या बोलोगे बेकार है, छोड़। दूसरी, 20 साल से 22-23 साल तक 3-4 साल तो अलग अलग जगह, 5-6 अलग अलग इंडस्ट्री को टैप कर लो, जहां तुमको हल्का सा भी मन करे जाके देख लो। या तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, या कम होगा तो छोड़ देना, बढ़ेगा तो उसमें आगे बढ़ जाना। तो 2-3 साल काम करके तुम्हें पता पड़ जाएगा कि अच्छा ये इंडस्ट्री समझ में आती है। फिर उस इंडस्ट्री के अंदर घुस के 3-4 कंपनियों में काम करोगे, तुम्हें पता पड़ जाएगा ये वाली कंपनी सही काम करती है, ऐसा काम करती है, और फिर तुम्हें अपने काम का आइडिया लग जाएगा। तुम अगर 28-30 तक भी क्लियर हो गए ना कि मुझे ये इंडस्ट्री में ये वाला काम समझ में आता है, और तब तक तुम्हारे कनेक्शन बन चुके होंगे, तुम्हारा पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया होगा, तुमको दुनियादारी समझ में आ गई होगी, अच्छा बुरा। उसके बाद 30s है बिल्ड करने के लिए। 30 से 40 का ऐसा दौर है जब अपनी जो सर्वाइवल वाला काम है, वो दाल रोटी वाली व्यवस्था, वो करो, घर परिवार को सेटल करो। 40s के बाद से आपके ना एम्पायर जो बिल्ड होते हैं, जो जिस भी बड़े आदमी का आप इंटरव्यू लेते हो कि यार ये, तो वो 40s के बाद से चीजें बढ़नी चालू होती है कि यार बिलियनर भी है, तो उसका बिलियनर का जो गेम बना है ना, वो 30-35 के बाद से बना है। 30-35 ठीक ठाक सर्वाइवल में जाती है, तो खुद पे बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालो। आज की कहानी के बाद ये रोना तो रोना मत कि पैसे नहीं थे। पैसे तो अपने पास भी नहीं थे। जब पैशन है आपके पास तो चीजों के रिजल्ट निकल जाते हैं। आप लगे, द ओनली गेम, नेम ऑफ द गेम इज कंसिस्टेंसी। अगर आप लगे रहोगे कि यार मुझे ये चीज चाहिए, तो 6 महीने में नहीं आएगी, वो 1 साल में आएगी, 1 साल में नहीं 2 साल में आएगी, आ जाएगी। कई लोग हैं कि यूट्यूबर बनना है, 10 वीडियो बनाई, अब चल रही नहीं, अब 11वीं नहीं बना रहा। भाई साहब यूट्यूब पे लग रहे हो, 100 वीडियो तक देखो ही मत। बिजनेस करने में उतरे हो, 1000 दिन तक देखो ही मत, लगे रहो। रोज डिफिकल्टी आएगी, रोज सॉल्व करो, दूसरी पकड़ो, सॉल्व करो, आगे बढ़ते रहो। ये स्ट्रगल है। देखो तुमने अगर प्रकृति से, गॉड से, यूनिवर्स से बड़ी चीज मांगी है ना, तो पहले बड़े बड़े स्ट्रगल देके तुमको टेस्ट करेगी। टेस्ट में पास हो गए तो आगे बढ़ जाओगे। तुम भगवान से बड़ी चीज मत मांगो, बोलो मैं 20,000 की सैलरी चाहिए,
तो 20,000 की सैलरी आराम से मिल जाएगी। उसमें कोई स्ट्रगल नहीं, कोई माथाफोड़ी नहीं, कहीं भी कोई भी दे देगा। 12-15 हज़ार रुपए लगोगे, 2-5 साल में 20 पे पहुंच जाओगे। इतनी सी चीज मांगोगे, इतने से स्ट्रगल आएंगे। चीज बड़ी मांगोगे, बड़े स्ट्रगल आएंगे, स्ट्रगल झेलने पड़ेंगे। उसके लिए क्या चीज होती है? सबसे पहला पॉजिटिव थॉट, अफर्मेशन से आएंगे, विजुअलाइजेशन से आएंगे, एक्सपोजर से आएंगे। अपना एक्सपोजर बढ़ाओ। भैया तुम बैठ के देखते हो टीवी, कि टीवी पे देखे साउथ की मूवी आई है, उसने पैर रखा 25 गाड़ियां उड़ गई, क्या होगा उससे? उसकी जगह भैया जोश टॉक का एक एपिसोड देखो, तुम्हें पता लगे अरे यार क्या चीज मिली है, अरे हम जैसे लोगों ने किया है, मोटिवेशन आपको मिलती है। आप जा रहे हो बार में पार्टी करने, उसकी जगह किसी सेमिनार में जाओ, एग्जीबिशन में जाओ, चीजों को देखो क्या है। आपकी जो किस्मत है ना वो आपके हाथ है। आप क्या देखते हो, आप क्या खाते हो, किन लोगों के साथ बैठते हो, कैसे टाइम बिताते हो, इन ये सब सही है तो आपकी ग्रोथ पक्की है। और आप कह रहे हो मुझे अगर मेरे दोस्त नहीं है, सर्किल नहीं है, किताबों को दोस्त बना लो, यूट्यूब चैनल को दोस्त बना लो, जोश टॉक को दोस्त बना लो, अपने आप सब काम हो जाएगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।